हेलो मूवी स्टाइल फैमिली, वेलकम बैक। अगर आपको भी मज़ेदार ट्विस्ट एंड टर्न से भरी मूवी पसंद है तो ये मूवी आपको वो सब देने वाला है। एंडिंग तो ज़बरदस्त है। मूवी का नाम है द कॉफिन इन द माउंटेन। डायरेक्टर है जिन युकन और IMDb रेटिंग 7.7 है। ये फिल्म 4 छोटी कहानियों से मिलकर बनी है, मगर सारी कहानियों को ध्यान से सुनना ज़रूर। पहली कहानी डेंजिन की, गांव के मुखिया का इकलौता बेटा जो पास ही शहर में एक सरकारी नौकरी करता है, तो घर उसका आना जाना रहता है। हालांकि ये नौकरी भी उसके पिता ने ही लगवाई है, मगर अपने पिता से वो नफरत करता है क्योंकि आज उन्हीं की वजह से वो कहीं बाहर जाकर अपना करियर नहीं बना पाया। दोनों में बातचीत नहीं होती। इस बार जब वो शहर से घर आया तो उसकी माँ ने बताया गाँव में किसी की मौत हो गई है, उनके यहाँ आज सबको जाना है। वहाँ जाकर पता चला उस रात मरने वाला गांजे के नशे में वहीं सो गया था और गांजे में लगी हुई चिंगारी से खेत में आग लग गई, जिसमें जलकर उसकी मौत हो गई। घर वापस आने के बाद डेंजिन ने अपने पिता के बहुत से मेडल्स में से एक सोने का मेडल अपनी जेब में रख लिया। अब खाना खाते वक्त उसकी गर्लफ्रेंड सोनम का फ़ोन आया जो उसी गांव से है। जल्दबाजी में वो निकल गया। सबसे छुपकर दोनों एक जंगल में मिले। डेंजिन को पता चला कि सोनम प्रेग्नेंट है। दोनों ही टेंशन में आ गए कि अब आगे क्या करें। तभी उन्हें लगा कि वहाँ कोई और भी है और पेड़ के पीछे से बाइदू निकला। वो उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा, नहीं तो वो गांव में सबको मुखिया के बेटे की करतूत बता देगा। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई और बाइदू के गिरकर सर पे चोट लगने से उसी वक्त मौत हो गई। घबराकर दोनों वहाँ से भागे, लेकिन घर न जाकर सीधे शहर के एक होटल में उन्होंने कमरा ले लिया। डेंजिन बहुत परेशान है। एक तो बाइदू की मौत, ऊपर से उसका चुराया वो मेडल भी कहीं खो गया है। हो ना हो कल रात वही लाश के पास गिर गया होगा। अगर वो मेडल लाश के पास से मिली तो उसके पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ सोनम ने झूठ कहा था कि वो प्रेग्नेंट है क्योंकि अगले ही दिन उसका पीरियड्स हो गया, लेकिन उसने यह बात डेंजिन से छुपा कर रखा। 2 दिन बाद दोनों ने तय किया कि वापस जाकर सबको सच बता देंगे। गांव जाने के रास्ते में डेंजिन ने देखा उस रात उसके हाथों मौत हुई बाइदू को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। वो दंग हो गया। समझ ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। ये तो हुई पहली कहानी। अब दूसरी कहानी शुरू होती है बाइदू की मौत की रात से। उसी गांव में रहता है चैन, जो अक्सर काम के सिलसिले में गांव से बाहर शहर में ज़्यादा रहता है। गांव के ही एक और आदमी वांग के साथ उसकी वाइफ नीमा के नाजायज़ संबंध है। वांग अभी उसी के साथ है। नीमा बोली, चैन मुझे बहुत मारता है, हमेशा चीख सा चिल्लाता है। मेरे मन में उसे मारने के बहुत बार ख्याल आया, लेकिन उसके बाद मैं उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाऊंगी? किसी को पता चल गया तो? वांग बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ। एक आइडिया है। आजकल गांजे की नशे में धुत होकर लोग उसकी चिंगारी से लगी आग से जलकर मर रहे हैं। किसी को शक नहीं होगा। मेरा भांजा भी ऐसे ही मरा था और कोई पुलिस केस भी नहीं बनता। नीमा बोली, तुम बस बड़ी बड़ी हाँकते हो, कोई काम तो तुमसे होता नहीं। आधी रात वहाँ से निकलकर चैन ने जामयांग के किराने की दुकान से सिगरेट खरीदी। जामयांग ने अब तक शादी नहीं की। वो भी नीमा को पसंद करता है, इसीलिए वांग से जलता है। जामयांग ने थोड़ी देर बाद अंधेरे में सोनम को जाते हुए देखा और फिर थोड़ी देर बाद वांग भी उसी ओर चल पड़ा। अगली सुबह नीमा के घर पंचायत दफ्तर से आए कुछ लोगों ने उसे तुरंत कहीं बुलाया। एक बुरी तरह से जली लाश खेत में से मिली है। माना जा रहा है लाश गांव की ही लड़की सोनम की है, जो कल रात से घर नहीं आई। जामयांग ने कल रात वांग को सोनम के पीछे जाते हुए देखा था। ये बात उसने लोगों को बता दी क्योंकि उसके बाद से वो किसी को नहीं दिखी। इधर सोनम के डैड वांग की खूब पिटाई कर रहे हैं। मजबूर होकर वांग ने उन्हें बता दिया कि कल वो नीमा के साथ था। उसी बात की पुष्टि करने उसे बुलाया गया है, लेकिन इतने लोगों को सामने देख उसने साफ इनकार कर दिया। वो वापस घर पहुंची ही थी कि इतने में पंचायत दफ्तर से कोई भागता हुआ आया और कहा कि वो लाश सोनम की नहीं बल्कि तुम्हारे पति चैन की है।
लाश के पास से उसकी आईडी कार्ड बरामद हुई है। कॉफिन के सामने नीमा झूठ मूठ कर रोने लगी और जैसे ही वो घर पहुंची उसने वांग को फ़ोन लगाया। कहीं सच में उसी ने तो उसे नहीं मारा? लेकिन वांग को चैन की मौत के बारे में कुछ पता ही नहीं। यहाँ बैठे बिठाए वांग के सर पे एक और मुसीबत आ पड़ी। खुद को बचाने के लिए उसने सबके सामने कबूल किया कि वो उस रात नीमा के साथ था, जिससे उसकी प्रेग्नेंट वाइफ बहुत ही गुस्से में है। इधर मौके का फ़ायदा उठा रहा किराने की दुकान वाला जामयांग ने उसके पति के अंतिम संस्कार का बीड़ा अपने कंधे पर उठा लिया, ये सोचकर कि शायद नीमा का दिल उस पर आ जाए। अगले दिन अंतिम संस्कार का सारा सामान और नीमा के लिए एक सोने की कंगन लेकर जब जामयांग शहर से लौट रहा है, रास्ते में किसी ने उससे लिफ्ट मांगी। वो और कोई नहीं, नीमा का पति चैन है। जामयांग उसे देख हक्का बक्का हो गया। चैन का एक पैर छोटा है, इसीलिए वो एक वॉकिंग स्टिक के सहारे चलता है। लंगड़ाते हुए वो उसकी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। गाड़ी चलाते चलाते जामयांग सोचने लगा, अभी अभी तो उसका रास्ता साफ हुआ था और उसने देखा कि बगल वाली सीट पे चैन की आंख लग गई है। उसने सुनसान रास्ते में गाड़ी रोकी और एक बड़ा पत्थर उठाया, ये सोचकर कि यही इसका काम तमाम कर देता हूँ, मगर ऐसा कर नहीं पाया। गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते ही चैन की आंख खुल गई और जामयांग से कहकर वो थोड़ा हल्का होने के लिए उतर गया। चैन पहाड़ी के पीछे गया। उसे किसी का फ़ोन आया और उसका ध्यान हट गया और वो सीधा खाई में जा गिरा। आवाज़ सुनकर जामयांग भी दौड़कर वहाँ आया। उसे वहाँ न देख उसने गाड़ी से उसका बैग लेकर उसी खाई में फेंक दिया। देर रात को वो नीमा के घर पहुँचा और उसे सारा सामान थमाया, जिसके अंदर वही सोने के कंगन भी है। अगली सुबह सभी नीमा के घर इकट्ठे हुए। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हुआ। कॉफिन में जली लाश को दफन कराने के लिए जब उसे उठाया गया तो किसी ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल हल्का है। तभी नीमा को पुलिस का फ़ोन आया कि उसके पति चैन की लाश खाई से बरामद हुई है। पहचान के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है भाई? सभी हैरान हैं। जामयांग उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया। पूरा रास्ता दोनों चुप थे। नीमा ने लाश की पहचान करवाई। कुछ देर बाद उसकी अस्थि नीमा को सौंप दी गई। जब नीमा अस्थियां रखने गाड़ी के पिछली सीट पे मुड़ी, उसे वहाँ अपने पति की वॉकिंग स्टिक दिखी। एक अजीब सी खामोशी पसर गई। घर पहुंचकर उसने अस्थि समेत वॉकिंग स्टिक भी निकालकर अंदर चली गई। जामयांग ये देख एकदम सुन्न हो गया। थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर आई और उसने वही सोने के कंगन उसे वापस कर दिए। मतलब उसने उसके प्यार को इनकार कर दिया। अगली सुबह नीमा वो कॉफिन लेकर पंचायत पहुंची और मुखिया से कहा, मैं सुबह ही अपने पति की लाश को जलाकर आई हूँ। इस कॉफिन को मैं यही छोड़कर जा रही हूँ। जिसकी है उसकी फैमिली तक पहुँचा दे। शायद इसने मेरे पति का बटवा चोरी किया होगा, इसीलिए उनकी आईडी कार्ड इसके पास से मिला। ये कहानी तो यहाँ ख़त्म। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे कहानी की तरफ। जिस रात जंगल में डेंजिन और बाइडो की हाथापाई हुई थी और उसके सर में चोट लगने से मौत हो गई थी, उसी सुबह वो जुआ खेल रहा था और सारे पैसे वो जुए में हार गया। उसने वही किसी आदमी से कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन वो हार गया और जैसे तैसे वहाँ से भागा। फिर उसे बाजार में नीमा का पति चैन किसी लड़की के साथ दिखा। उसका मुंह बंद रखने के लिए चैन ने उसे खिलाया पिलाया और पैसे देते वक्त बाइडू की नज़र उसके पैसों से भरे बटवे पे पड़ी। उसके निकल जाने के बाद बाइडू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा और किसी तरह उसने उसका बटवा मार लिया। उस रात बाइडू ने जंगल के रास्ते गांव लौटते वक्त डेंजिन और सोनम की बात सुन ली थी और उसी रात लड़ाई में जान गंवा बैठा। जुए में हारे पैसे मांगने वो आदमी बाइडू के घर पहुंचा, जहां उसके बड़े भैया और भाभी को उन्होंने धमकी दी कि अगर कल तक पैसे नहीं लौटाए तो वो उनके घर को आग लगा देगा। अब चलते हैं चौथी और आखिरी कहानी की तरफ। जिस रात जंगल में वो हादसा हुआ, डेंजिन के पिता यानी गांव का मुखिया देर रात शराब पीकर लौट रहा था और उसने नशे में डेंजिन को किसी को मारकर भागते हुए देखा। उनके चले जाने के बाद उसने पास जाकर देखा तो वो बाइडू निकला। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने थोड़ी सूखी घास फूस इकट्ठा कर उसकी लाश को आग लगा दी और चुपचाप घर में बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। बार बार बाहर की तरफ देख रहा मुखिया को
जैसे ही कोई मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलते हुए दिखा, वो भी उनके साथ निकल गया। वो इसी पल का ही इंतज़ार कर रहा था। पहले से पता मुखिया ने उन्हें जंगल की तरफ इशारा करके कहा, कुछ जल रहा है। जब लोगों ने वहाँ जली हुई लाश देखी तो सब चौंक गए। अब यहाँ से सारी कहानियाँ जुड़ना शुरू होती है। पहले लोगों को लगा कि ये गांव की कल रात से लापता लड़की सोनम है। फिर उसकी जेब से चैन का बटवा मिला तो सबको लगा ये चैन की लाश है, जबकि मुखिया को पता है कि वो चैन की लाश है ही नहीं, लेकिन किसी को कुछ पता भी नहीं पा रहा। और फिर उसने चैन को फ़ोन लगाया। तब चैन जामयांग के साथ वापस गांव आ रहा था और रास्ते में उतरकर हल्का होने गया था। उस वक्त उसे मुखिया का ही फ़ोन आया था, जिसके बाद वो संतुलन खोकर खाई में गिर गया। अब मुखिया ने सोचा कि कल परसों चैन वापस आ गया और लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चल जाएगा कि कॉफिन में जो है उसकी मौत जलकर नहीं, सर पे चोट लगने से हुई थी। यह हादसा नहीं, मर्डर था। कुछ न समझ आने की वजह से उसने उसी रात बाइडू की लाश चुराकर अपने घर ले गया और भोर होते होते लाश को अपने आंगन में चिनवा दिया। इसीलिए अगली सुबह जब नीमा के यहाँ चैन को कब्रिस्तान ले जाने के लिए कॉफिन उठाया गया तो वो उनको हल्का लगा, लेकिन अंत में वो खाली कॉफिन नीमा पंचायत के पास छोड़ गई। किसी को पता नहीं कि दरअसल कॉफिन खाली है। जब मुखिया ने लाश को चुनवा दी तभी बाइडू का बड़ा भाई वहाँ आया और कहा, मुखिया जी, वो लाश किसकी है ये पता नहीं चल पाया। आप वो लाश मुझे दे दें, क्योंकि बाइडू ने लोगों से बहुत पैसे उधार लिए हैं और वो अब हमें धमकी दे रहे हैं। अगर आप मुझे वो लाश दे दें तो मैं लोगों से कह दूंगा कि बाइडू मर चुका है, ताकि वो हमारा पीछा छोड़ दे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बात बस हम दोनों के बीच ही रहेगी। मुखिया को तो पता है कि वो उसी के भाई की ही लाश है। उसने सोचा यही सही रहेगा, अनजाने में ही सही उसी के घर वालों से उसे अलविदा मिल जाएगा। उसने वापस ज़मीन खोदकर दूसरे दिन कॉफिन बाइडू के बड़े भाई के घर पहुंचा दी। आपको याद होगा पहली कहानी में जब डेंजिन सोनम को लेकर होटल से वापस अपना जुर्म कबूल करने आ रहा था, तब उसने बाइडू की ही अंतिम यात्रा को गुजरते हुए देखा था। अब यहाँ मुखिया को पता चला कि कॉफिन तो पहाड़ी के ऊपर ही रखा हुआ है। भागता हुआ मुखिया बाइडू के घर आया और उसके भाई से पूछा, तुमने लाश दफनाया क्यों नहीं? वो बोला, असल में बाइडू मेरा सगा भाई नहीं था, इसीलिए उसे परिवार वाले कब्रिस्तान में नहीं दफना सका। कल अगर लाश के कोई सगे संबंधी आएंगे तो वो उठाकर ले जाएंगे कॉफिन। मुझे तो बस लोगों से पीछा छुड़ाना था। ये सब सुनकर मुखिया को गुस्सा आ गया, क्योंकि जब तक वो कॉफिन बाहर है उस पर शक की सुई लटकती रहेगी। और फिर वो उसी कॉफिन के पास गया जहाँ उसका बेटा डेंजिन पहले से मौजूद है। दूर खड़ी सोनम उन्हें देख रही होती है। उसके हाथ में वही सोने का मेडल है जो उस दिन डेंजिन ढूंढ रहा था। चारों कहानियाँ तो यहाँ आकर ख़त्म हो गई, लेकिन अभी कहानी में एक मोड़ बाकी है, जहाँ अंत में एक मंदिर से कोई बाहर निकला जो बाइडू की तरह ही दिखने में है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।